नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हितेश ट्यूटोरियल की यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम अकाउंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी बीआरएस आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस टॉपिक को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना करनी होगी। मतलब सोचिए कि महीने का आखिरी दिन है। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में वैसी बहुत भागदौड़ होती है उस दिन। एकदम सही। और उसी भागदौड़ के बीच कंपनी के रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि बैंक खाते में 50 लाख रुपए होने चाहिए। लेकिन जब बैंक का सिस्टम चेक किया जाता है तो वहां सिर्फ 42 लाख रुपए दिख रहे हैं। अरे बाप रे, सीधे 8 लाख रुपए का फर्क। मतलब ऐसे समय में तो किसी भी अकाउंटेंट के पसीने छूट जाएंगे कि भाई ये 8 लाख गए कहाँ। बिल्कुल। दिमाग सबसे पहले यही सोचता है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया है। लेकिन असल में ना 99% मामलों में ये कोई चोरी या अकाउंटिंग की बड़ी गलती नहीं होती। अच्छा, तो फिर ये क्या होता है? ये बस एक तकनीकी और समय का विरोधाभास होता है। और हमारी अपनी किताब और बैंक के सिस्टम के बीच की इसी दरार को भरने के लिए जो टूल हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसे ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या संक्षेप में बीआरएस कहते हैं। सही कहा। मतलब अगर हम इसे आम जिंदगी से जोड़ें तो ये वैसा ही है जैसे दो दोस्त साथ मिलकर किसी ट्रिप पर गए हों और ट्रिप खत्म होने के बाद दोनों अपनी अपनी डायरी मिला रहे हों कि मैंने इतने दिए और तुमने इतने दिए, है ना? बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बीआरएस सिर्फ एक स्टेटमेंट है, कोई लेजर अकाउंट नहीं है। इस बात को थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए, लेजर एक जीवित दस्तावेज होता है जिसमें पूरे साल रोज एंट्री होती है। लेकिन ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना, ये एक तरह का स्नैपशॉट है। मतलब किसी एक खास तारीख जैसे 31 मार्च की शाम को दोनों किताबों के बीच क्या अंतर है, बस उसके कारण ढूंढने की एक रिपोर्ट है। तो ये कोई डबल एंट्री बुककीपिंग का हिस्सा नहीं है, ये तो बस एक चेकिंग रिपोर्ट है। एकदम सही। और ये चेकिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ एक ही पैसे को दो अलग अलग लोग ट्रैक कर रहे हैं। हाँ, एक तो हम खुद हैं जो अपनी कैश बुक में सब लिख रहे हैं कि कितना पैसा आया और कितना गया। और दूसरा है बैंक जो अपनी पासबुक में हिसाब रख रहा है। अब हम अपनी कैश बुक में तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन पासबुक के सर्वर पर हमारा कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। ये नियंत्रण अलग होने वाली बात बहुत ही बुनियादी है और मुझे लगता है कि इसी वजह से एक और बड़ी उलझन पैदा होती है जिसे हम अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का कंफ्यूजन कहते हैं। हाँ, जिसे हम संतुलन की स्थितियां या फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं। बिल्कुल। मतलब अक्सर लोग इस बात से बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जब हमारे फोन पर मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड तो हम खुश होते हैं कि पैसा आ गया, लेकिन जो पैसा हमारे लिए संपत्ति या एसेट है वो बैंक की नजर में क्रेडिट क्यों होता है? ये सब सिर्फ दृष्टिकोण का खेल है। इसे ऐसे समझिए कि बैंक कोई तिजोरी नहीं है जहां आपका पैसा बस एक डिब्बे में रखा है। तो फिर क्या है? जब आप बैंक में 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपकी कैश बुक के हिसाब से वो आपकी संपत्ति है। संपत्ति बढ़ती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, इसलिए कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। हाँ, ये तो कंपनी के नजरिए से बहुत साफ है। लेकिन अब बैंक के नजरिए से सोचिए। बैंक को वो 10 लाख रुपए मिले जरूर हैं, पर वो पैसा बैंक का अपना नहीं है। बैंक ने एक तरह से आपसे उधार लिया है जो उसे भविष्य में आपको लौटाना है। अच्छा, तो बैंक के लिए वो एक देनदारी या लायबिलिटी बन गई? एकदम सही। और अकाउंटिंग का सीधा सा नियम है कि जब देनदारी बढ़ती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए बैंक की पासबुक में जो क्रेडिट बैलेंस दिखता है वो दरअसल हमारे लिए फेवरेबल होता है। तो बैंक हमें मैसेज भेजकर असल में ये बता रहा होता है कि हमारे ऊपर आपकी उधारी बढ़ गई है। ये नजरिया तो बहुत सी चीजें साफ कर देता है। और इसका असर ओवरड्राफ्ट बैलेंस पर भी पड़ता होगा ना? बिल्कुल। समीकरण पूरा 180 डिग्री घूम जाता है। जब खाता ओवरड्राफ्ट में होता है मतलब आपने अपने जमा पैसे से ज्यादा निकाल लिया, तो अब आपको बैंक को पैसा चुकाना है। तो हमारे लिए वो एक कर्ज या देनदारी बन गई, इसलिए हमारी कैश बुक में वो क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। हाँ, और बैंक को अब आपसे पैसा वसूलना है तो बैंक के लिए आप एक एसेट बन गए, इसलिए पासबुक में वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। समझ गया। मतलब बीआरएस बनाते समय ये तय करना सबसे जरूरी है कि हम किस किताब के किस बैलेंस से शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब जब शुरुआती बिंदु तय हो गया तो अगली चुनौती ये ढूंढना है कि ये मिसमैच आखिर हो क्यों रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आता है वो है समय का अंतर, मतलब टाइमिंग डिफरेंसेस। हाँ,
भले ही आज तकनीक बहुत आगे है, लेकिन क्लियरिंग के कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो समय लेते हैं। इसमें सबसे पहली स्थिति आती है चेक इशू किए गए लेकिन बैंक में पेश नहीं हुए। इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने अपने मकान मालिक को 10,000 रुपए का चेक दे दिया, तो हमने तुरंत अपनी कैश बुक में बैलेंस कम कर दिया। बिल्कुल, आपकी लेजर में तो देनदारी खत्म हो गई। हाँ, लेकिन मकान मालिक ने वो चेक 10 दिन तक अपने बैंक में जमा ही नहीं किया, तो 10 दिन तक हमारी पासबुक का बैलेंस तो कम हुआ ही नहीं। यही वो टाइमिंग का अंतर है। अब अगर आप अपनी कैश बुक से मिलान शुरू कर रहे हैं और आपको पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना होगा? क्योंकि बैंक से पैसा कटा ही नहीं, तो मुझे अपनी कैश बुक में उस 10,000 को वापस जोड़ना होगा, मतलब ऐड बैक करना होगा। एकदम सही। अब इसके ठीक विपरीत स्थिति को देखते हैं। चेक डिपॉजिट किया गया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, पर वो पैसा अभी रियल मनी नहीं बना है। बैंक में चेक जाएगा, सिग्नेचर वेरीफाई होंगे, फंड चेक होगा, इसमें 2-3 दिन लग सकते हैं। और जब तक बैंक का सिस्टम उस फंड को एक्चुअल में रिसीव नहीं कर लेता, पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ता। तो यहाँ फिर से मिसमैच आ गया। आपकी कैश बुक ज्यादा बैलेंस दिखा रही है और पासबुक कम। तो नियम के हिसाब से अगर मैं कैश बुक से शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे उस 15 लाख को वापस घटाना होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करना होगा, ताकि मैं पासबुक के बैलेंस से मैच कर सकूं। बिल्कुल, ये रिकंसिलिएशन का एकदम सटीक गणित है। लेकिन समय के अंतर के अलावा एक और बड़ी वजह होती है जो बैलेंस में दरार डालती है। हाँ, वो ट्रांजैक्शंस जो बैंक सीधे अपनी तरफ से कर देता है, बिना हमें बताएं। सही कहा। आज के ऑटोमेटेड दौर में बैंक कई तरह के चार्जेस सीधे खाते से काट लेते हैं, जैसे SMS चार्जेस हो गए, ATM की फीस हो गई या पासबुक इश्यू करने का चार्ज। और इनका पता हमें तब तक नहीं चलता जब तक हम अपनी पासबुक अपडेट नहीं कराते या स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं करते। हाँ, क्योंकि हमारे पास कोई वाउचर नहीं आता। पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है लेकिन कैश बुक वही पुरानी स्थिति में रहती है। सिर्फ चार्जेस ही नहीं, कई बार डायरेक्ट पैसा आ भी जाता है। जैसे किसी क्लाइंट ने सीधे NEFT या RTGS कर दिया, बैंक ने तुरंत पासबुक में पैसा बढ़ा दिया, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में लिखा ही नहीं। या फिर कोई ऑटो डेबिट लगा हो, जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम या लोन की EMI, जो हर महीने एक तय तारीख को अपने आप कट जाती है। तो ऐसी स्थितियों के लिए नियम क्या कहता है? यहाँ नियम बहुत सीधा है, क्योंकि बैंक ने जो किया है वो फाइनल है। इसलिए अगर आप कैश बुक से मिलान कर रहे हैं, तो जो बैंक ने घटाया उसे आप भी अपनी किताब में घटा लें। और जो बैंक ने सीधे खाते में जोड़ दिया है, उसे हम भी अपनी कैश बुक में जोड़ लें। मतलब अगर शुरुआत कैश बुक से हो रही है, तो बैंक के हर कदम को फॉलो करना है। बिल्कुल। और यहीं से इस पूरी प्रक्रिया का वो सबसे आसान और मेन लॉजिक निकल कर आता है। जिसे हम कैश बुक का ईगो साइड में रखने वाला नियम कह सकते हैं। हाँ, ये एकदम सही तरीका है इसे याद रखने का। जब आप BRS बना रहे हो तो बहस मत कीजिए कि कौन सही है, बस अपनी मंजिल देखिए। मतलब अगर हमें पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है, तो अपनी कैश बुक का ईगो किनारे रखें और चुपचाप वही मान लें जो पासबुक कह रही है। पासबुक बढ़ी हुई है तो कैश बुक में भी जोड़ दें, पासबुक घटी हुई है तो कैश बुक से भी घटा दें। ये फॉलो द पासबुक का गोल्डन रूल BRS को बहुत ही आसान बना देता है। वाकई ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। BRS कोई मुश्किल चीज नहीं है, बस दोनों किताबों के बीच की गलतफहमी को दूर करने का एक क्रॉस चेकिंग टूल है। और ये वित्तीय पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है, ताकि कोई हिडन चार्जेस या गलती हमसे छूट न जाए। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद ना, मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आ रहा है। कैसा सवाल? आज के इस डिजिटल युग में जहां UPI और इमीडिएट पेमेंट सर्विस का बोलबाला है, मतलब आजकल तो हम पेमेंट करते हैं और पलक झपकते ही पैसा हमारे खाते से कटकर सामने वाले के खाते में पहुंच जाता है। दोनों जगह सर्वर रियल टाइम में अपडेट हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। तकनीक ने बैंकिंग की स्पीड को पूरी तरह बदल दिया है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे हम इस रियल टाइम बैंकिंग की तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे, क्या ये जो समय का अंतर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। मतलब क्या आने वाले समय में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर रह जाएगा कि पहले के जमाने में लोग पैसा क्लियर होने का 3-3 दिन इंतजार किया करते थे? जिस तरह से सिस्टम ऑटोमेट हो रहे हैं, ये बिल्कुल संभव है कि भविष्य में BRS की जरूरत ही ना पड़े, या ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर खुद ही पल भर में कर दे। पुराने तरीकों को कैसे बदल रही है, ये सोचना बहुत ही रोमांचक है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने अकाउंट का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट BRS के टॉपिक को आसान भाषा में समझा। हाँ। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।